हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 31 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और सबसे पहला करंट अफेयर है दोस्तों इसरो की साइट के बारे में। एक्चुअली क्या है, इसरो की एक मतलब नई साइट बन रही है दोस्तों, जो कि मतलब तमिलनाडु में बन रही है। और इसके अलावा इंडिया मतलब इसरो के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही साइट है जो मेन साइट है, जहाँ से वो रॉकेट लॉन्च करता है। तो जो इकलौती साइट है जो मेन रॉकेट लॉन्च साइट है वो है श्रीहरिकोटा में। क्या है नाम उसका? सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। और दूसरा जो बनाया जा रहा है दोस्तों, वो बनाया जा रहा है तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में, जो एक जगह है जिसका नाम है कुलाशेखरापत्तनम। ये एक जगह है जहाँ पे ये वाला जो नया लॉन्च साइट है बनाया जा रहा है। ये किसके लिए बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है एक्चुअली दोस्तों, जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं या मिनी सैटेलाइट्स होते हैं ना, उनको लॉन्च करने के लिए, ठीक है। मतलब डेडिकेटेड टू SSLV, मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अब देखिए इंडिया का एक लौता कौन सा है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये क्या क्या लॉन्च मतलब क्या हैंडल करता है, कौन से लॉन्च व्हीकल्स को हैंडल करता है? तो ये एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया, ठीक है। ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया। उसके अलावा दोस्तों GSLV Mark 3 को भी ये मतलब हैंडल करता है। इसके पास कितनी मतलब लॉन्च पैड साइट है दोस्तों? तो अगर इस देखेंगे इसके पास 2 ही लॉन्च पैड है, पर अभी तीसरा भी बनाया जा रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब न्यू लॉन्च साइट जो है उसमें कहा जा रहा है कि 2026 तक पहला रॉकेट उससे लॉन्च हो जाएगा, मतलब पहली सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगी इस साइट से। मतलब टारगेट इसका रखा गया 2026 तक, ठीक है। ये डिजाइन किया जा रहा है स्मॉल सैटेलाइट्स को मतलब लॉन्च करने के लिए, जो कि मतलब पेलोड कितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम अप टू 500 kg तक के सैटेलाइट्स को ये मतलब जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है ना दोस्तों, जो लो मतलब समझ लीजिए 400 से लेके 2000 के बीच में, 2000 किलोमीटर के बीच में जो होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, उसी में इसको लॉन्च करने के लिए मतलब इस साइट को बनाया जा रहा है, मतलब छोटे छोटे सैटेलाइट्स को, ठीक है। अब ये कि मोस्टली मेन रोल इसमें क्या है इसका, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो भी काम कर रहे हैं स्पेस सेक्टर में उनको भी मतलब इंक्लूड करना है इसमें, ताकि वो लोग जो सैटेलाइट बनाए इससे लॉन्च कर सकें। मतलब यूजफुल फॉर स्टार्टअप हो गया या प्राइवेट प्लेयर्स हो गए या फिर क्विक टर्न अराउंड लॉन्चेस, मतलब जहाँ पे मतलब जल्दी जल्दी मतलब चाहिए होता है कि लॉन्च करने के लिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। अब सबसे मेन कारण क्या है दोस्तों इस साइट को बनाने का? इस साइट का सबसे मेन कारण है ये डॉग लॉग मैन्योवर। अब सबसे पहले आप जान लीजिए डॉग लॉग लेग मैन्योवर क्या होता है दोस्तों। एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा अगर बीच में कोई मान लीजिए कंट्री आ रहा है या फिर कोई बहुत बड़ा पहाड़ आ रहा है या कोई ऐसी जगह आ रही है जहाँ से ऊपर जाना मतलब सही नहीं है, तो वैसे साइड मत को इग्नोर करके जो एक डायरेक्शन मूव किया जाता है ना, उसी को डॉग लेग मैन्योवर कहा जाता है। मतलब टेक्निक फॉर सैटेलाइट एंड स्पेसक्राफ्ट लॉन्चेस अलाउइंग रॉकेट टू बाईपास कंट्रीज और डेंजरस जोन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारा जो ये सेकंड वाला साइट बन रहा है दोस्तों ना, उसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमारा श्रीलंका है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इंडिया है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश से जब हम लोग यहाँ पे श्रीहरिकोटा से जब हम लोग इसको लॉन्च करते हैं, तो थोड़ा सा क्या है ना, पहले हम लोग को ईस्ट डायरेक्शन में जाना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग को साउथ पकड़ना पड़ता है। तो ये जो लेग बन रहा है ना दोस्तों, इसी को कहा जाता है डॉग लेग मैन्योवर। ये जो किया जाता है जैसे कंट्री हो या कोई डेंजर साइट हो गया या फिर आइलैंड है जहाँ से ऊपर सही नहीं है ना, तो उसको बाईपास करने के लिए जो रूट यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है डॉग लेग मैन्योवर। अब इसकी जरूरत इस नई वाली साइट में नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तमिलनाडु से लॉन्च करेंगे, तमिलनाडु से सीधा साउथ में जब पूरा जगह खाली है यहीं सीधा लॉन्च हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों? सबसे मेन कारण यही है दोस्तों, समझ रहे ना, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा, फ्यूल का बचत होगा, समय का बचत होगा, मटेरियल का बचत होगा, सारा बचत ही बचत है। अगर हम लोग तमिलनाडु के थूथुकुड़ी से ये जो नया लॉन्च साइट है यहाँ से जब सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, तो अभी तो दोस्तों ये स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ओपन है, ठीक है। एग्जाम्पल वही है, अवॉइडिंग श्रीलंका बाय लॉन्चिंग ईस्ट एंड देन कर्विंग साउथ। मतलब वही पहले ईस्ट में हमको लॉन्च करना पड़ता है, फिर वहां से कर्व लेके साउथ में जाना पड़ता है, क्योंकि श्रीलंका बीच में आ जाता है ना। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, मतलब जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। रॉकेट्स कैन डायरेक्टली लॉन्च साउथवर्ड ओवर द ऑप्शन, ये मतलब सेकंड जो नया वाला साइट है उसके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो ये नई साइट बन रही है वो किसके लिए बन रही है? वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स के लिए वो लॉन्च व्हीकल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब ये जान लीजिए इंडिया की नई जनरेशन का रॉकेट डिजाइन है, ये किसके द्वारा डिजाइन किया जा रहा है दोस्तों? तो इसरो के द्वारा है। ये 3 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन स्टेज है, ठीक है। समझ रहे, 3 स्टेज मतलब सॉलिड फ्यूल रहेगा, जो इसको प्रोपल्शन मतलब एक तरह से फोर्स जो मतलब इसको मदद करेगी स्पेस में जाने के लिए, ठीक है। और एक होगा दोस्तों जो लिक्विड प्रोपल्शन वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है। मतलब ये मतलब जब जैसे कि जाएगा तो मतलब वेलोसिटी को अल्टर करने के लिए, जहाँ पे जैसी जरूरत हो उस हिसाब से वेलोसिटी को मतलब अल्टर करने के लिए, ट्रिम करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, उसको कहा जाता है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। लिक्विड प्रोपल्सन है ये, ठीक है। उसके बाद इसकी लिमिट क्या है दोस्तों? तो ये लिमिट है इसकी अप टू 500 किलोमीटर। वही दोस्तों लो अर्थ ऑर्बिट वाला है, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। फ्रॉम SD अभी तो यहाँ से लॉन्च हो रहे हैं, कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च हो रहे हैं ये वाले भी, ठीक है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, जो छोटे छोटे सैटेलाइट है। अब
इस इनकी जो मतलब पेलोड कैपेसिटी होती है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, ये 500 kg। ध्यान रखिए दोस्तों, ये SSLV ऐसा नहीं कि नहीं लॉन्च होते, ये अभी जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हो रही है, पर इन फ्यूचर जब वो बन के तैयार हो जाएगा 2026 में पहला रॉकेट लॉन्च होगा सैटेलाइट के साथ, तब ये वहां से लॉन्च होने लग जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा PSLV क्या है दोस्तों, ये थर्ड जनरेशन का मतलब लॉन्च व्हीकल है। ये 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। मतलब 4 स्टेज में इसको प्रोपल्शन मिलता है, फोर्स मिलता है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो जो सॉलिड फ्यूल है मतलब अल्टरनेट है, जैसे मान लीजिए आप जैसे रॉकेट आप क्या समझ, जैसे कि ये रॉकेट है, ठीक है, ये स्टेजेस में बटा हुआ, तो ऊपर में ही सेटेलाइट रखा जाता है। सेटेलाइट कहाँ रखा जाता है, ऊपर में। जैसे ये अब ये 4 स्टेज है, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब जैसे पहला और थर्ड, ठीक है, ये पहला और थर्ड जो हो गया ये सॉलिड हो गया, और लिक्विड वाला हो गया सेकंड और फोर्थ में, ठीक है। तो यहीं से सेकंड और फोर्थ लिक्विड वाला फ्यूल हो गया, ठीक। ये सब का सब मतलब मदद करेंगे प्रोपल्शन, एक एनर्जी क्रिएट करने के लिए, जो कि रॉकेट को मदद करेगा एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए और स्पेस में पहुंचने के लिए, जहां पे हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है, ठीक है। अब PSLV का जो मतलब पेलोड कैपेसिटी है, मतलब कितना भारी सेटेलाइट ये ले जा सकता है, तो ये अप टू 1400 kg तक का सेटेलाइट ये ले जा सकता है, ठीक है। किसके लिए यूज होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होता है, रिमोट सेंसिंग के लिए होता है। रिमोट सेंसिंग मतलब आप समझ लीजिए, रिमोट सेंसिंग का मतलब ही होता है कि किसी के बारे में इंफॉर्मेशन पाना बिना उसको टच किए हुए, ठीक है, इसीलिए उसको रिमोट सेंसिंग कहा जाता है, ठीक है। और यही रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स को मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए, मतलब आप समझ लीजिए किसी सतह प्लेनेट को छुएंगे नहीं, तो उसके चारों तरफ घूम के आप उसका इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, तो वही रिमोट सेंसिंग के हो गया, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स हो गए, या अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए जो सेटेलाइट्स हैं वो PSLV के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे लॉन्च करता है, तो एक तो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी मतलब वैसे पॉइंट जहाँ पे मतलब जो लोकेशन होगा अर्थ से रिस्पेक्टिव में, वो एकदम स्टेशनरी रहेगा वहाँ पे पॉइंट पे। मतलब जैसे कि मतलब आप इक्वेटर पे देख लीजिए ना, इक्वेटर पे जैसे जहाँ पे सेटेलाइट्स मतलब उससे ऊपर में जब जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा जाएगा तो स्टेशनरी रहेगा। और मेन बात इसका ट्रांसफर ऑर्बिट का ये मतलब है दोस्तों, जैसे कि पहले एक मतलब मेन मतलब एक किसी मतलब ऑर्बिट में जहाँ पे वो रॉकेट आएगा, तो वहाँ से उसके मेन मतलब इनिशियल ऑर्बिट से उसके मेन वाले ऑर्बिट तक पहुँचाने के लिए जो ऑर्बिट यूज होता है वो है ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये भी मतलब पोलर से मतलब आप समझ लीजिए पोलर वाली ही मतलब ये ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है, पोल्स वाली, जो पोल्स के अराउंड में होता है। पर ये क्या है कि मतलब सन के रिस्पेक्ट में रहते हैं। मतलब समझ लीजिए अर्थ जो 365 दिन लेता है ना दोस्तों सन के चक्कर लगाने में, जैसे ये अर्थ है, इसके सारे चारों तरफ रिवॉल्व करने में 365 दिन लेता है, वही सेम टाइम जो है ये भी मैच करता है सन का, समझ रहे हैं ना दोस्तों। इसीलिए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भी सेटेलाइट मतलब भेजने में PSLV का यूज होता है। तो फर्स्ट लॉन्च आप ध्यान रखिएगा, इसमें 1994 में किया गया था। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है दोस्तों इस चीज़ में। ये जैसे इसके डिफरेंट वेरिएंट आ गए, जैसे PSLV CA हो गया। CA क्या हुआ, कोर एलोन। इसमें मतलब एक कोई बूस्टर, अब जैसे हम लोग जब रॉकेट लॉन्च करते हैं, जैसे ये ऊपर सेटेलाइट हो गया, उसके बाद नीचे ये स्टेज वाइज फ्यूल रखे हुए हैं, ठीक है। क्रायोजेनिक फ्यूल भी यूज किया जाता है, वो आगे वाले में बताता हूँ मैं दोस्तों, ठीक है। जैसे ये रॉकेट जरा, अब इसके साथ कोई बूस्टर नहीं दिया, मतलब इसको एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दिया जा रहा है मतलब ऊपर जाने के लिए। अगर ये नहीं है तो समझ लीजिए कौन सा PSLV CA। अब QSLV QL मतलब Q मतलब हो गया क्वाड, ठीक है, क्वाड मतलब 4 ठोर, ठीक है। मतलब इसमें जो है 4 लॉन्च पैड यूज होंगे। 4 लॉन्च पैड मतलब समझ लो, ऐसे ही छोटे छोटे जो बूस्टर टाइप के 4 इसमें दिए जाएंगे, 2 इधर 2 इधर, मतलब चारों तरफ एक इधर लगा देंगे। तो ये क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट दे देंगे जाने के लिए, ठीक है। अभी उसके बाद आ गया PSLV DL मतलब डुअल। इसमें 2 बूस्टर लगेंगे, मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट, जो कि ऊपर जाके खुल जाएगा और ये पार्ट वाइज हट जाएगा, तो यही इतना हिस्सा बचेगा और जब आप स्पेस में पहुंच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और वेरिएंट आता है आपका PSLV XL। ये आपका हो गया 6 लॉन्च पैड के साथ, मतलब 6 लॉन्च मतलब बूस्टर के साथ, ठीक है, जो 6 मतलब ऐसे लगेंगे और इसको बूस्ट करके आज मतलब स्पेस में ले जाएंगे जहां पे ये जाना चाहता है। इसके बाद आता है दोस्तों जो थर्ड वाला GSLV। ये क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये 4th जनरेशन का दोस्तों। इसमें क्या है, 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। मतलब मैं यही बता रहा हूँ दोस्तों, जो अपर स्टेज होगा, जैसे ये रॉकेट है ना, यहाँ पे वो सैटेलाइट हो गया और ये लॉन्च मतलब ये इसके तरह तरह के फ्यूल हो गया, तो ये 3 स्टेज है, मतलब 1 2 3। पर ये उसका जो तीसरा वाला होगा ना, इंडिजीनियसली मतलब मेड जो क्रायोजेनिक मतलब फ्यूल होगा वो रखा जाएगा। अब क्रायोजेनिक फ्यूल क्या होता है, क्रायोजेनिक मतलब होता है मतलब एक ठंडे टेम्परेचर में किसी को लिक्विड स्टेट में मेंटेन रखना, उसकी मतलब उस चीज़ को, उसी को कहा जाता है क्रायोजेनिक, ठीक है। तो इसमें आपका एक लिक्विड ऑक्सीजन हो जाएगा, आप समझ लीजिए लिक्विड ऑक्सीजन हो जाएगा, और एक हो जाएगा लिक्विड हाइड्रोजन। अब लिक्विड हाइड्रोजन क्या काम करेगा, फ्यूल का काम करेगा, और लिक्विड ऑक्सीजन किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी ना कंबशन के लिए, तो यही दोनों मिलके मतलब इस वाले स्टेज में इसको आगे पुश करेंगे। और इसका बेस्ट पार्ट क्या है, ये क्लीन एनर्जी रहती है। मतलब अगर जब ये दोनों मिलेंगे, कंबशन होगा, तो इससे जो निकलेगा वो वाटर वेपर होगा, ठीक है। मतलब H2O का फॉर्म जो होता है मतलब गैस वाला, वही निकलेगा, तो मतलब उससे कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। ये GSLV मोस्टली किस लिए यूज होते हैं दोस्तों, तो ये यूज होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए होते हैं। अब पेलोड कैपेसिटी अगर देखेंगे, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में अगर देखेंगे तो इसका हो जाएगा 2200 kg, और लो अर्थ ऑर्बिट में देखेंगे तो 10,000 kg तक का वजन ये मतलब इस वजन की सैटेलाइट को लेके जा सकता है, ठीक है। और ये लॉन्च सैटेलाइट्स इन जियो ट्रांसफर, वही जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यही वाला है दोस्तों, ठीक है। 36,000 किलोमीटर तक आ गया, ठीक। उसके बाद आता है मतलब अप टू 36,000 किलोमीटर तक ले जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद 4th वाला आ जाता है आपका लॉन्च व्हीकल Mark 3। ये है कि मतलब सबसे हैवीएस्ट वाले सैटेलाइट
सैटेलाइट्स को भी ऊपर ले जा सकता है। सबसे मतलब एडवांस हमारा जो कोई है तो यही है, ठीक है। इसको GSLV Mark 3 भी कहा जाता है। 3 स्टेज में है। तीसरा वही है दोस्तों, एक मतलब कंप्राइजिंग है, मतलब 2 स्टेज तो फ्यूल हो गया और तीसरा जो है मतलब लिक्विड और क्रायोजेनिक स्टेज में कंप्राइज, मतलब दोनों को मिला के है। और इसका पेलोड कैपेसिटी है 4000 kg के सैटेलाइट्स को GTO तक ले जाता है और मतलब जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक, और 8000 kg तक की मतलब सैटेलाइट्स को लियो मतलब लो अर्थ ऑर्बिट तक भी ले जा सकता है, ठीक है। अब ये कौन से सैटेलाइट्स को कहाँ कहाँ लॉन्च करता है, जैसे कि ये GTO हो गया, लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो गया, ठीक है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट हो गया, ठीक है। उसके बाद मिशन टू मून सन, ये सारे के सारे होते हैं कि काफ़ी मतलब पावरफुल है ये दोस्तों। अब ये हम लोग जान लेते, थोड़ा सा ऑर्बिट के बारे में जान लेते हैं। तो लियो क्या है, 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की दूरी मतलब लो अर्थ ऑर्बिट होती है। ये मतलब यूज़ होता है हाई स्पीड इंटरनेट के लिए, जैसे स्टारलिंक है ना, वो मतलब स्पेसएक्स का, वो यूज़ करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भी यूज़ होता है। अब मियो हो गया आपका, ठीक है, ये आपका आ गया मतलब आप समझ लिए 2000 से 36,000 किलोमीटर में जो भी सैटेलाइट डाला जाता है तो यही ऑर्बिट में डाला जाता है। नेविगेशन के लिए मोस्टली यूज़ है, GPS जैसे USA का ना, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जियो हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया 35,780 किलोमीटर के आप टू, ठीक है। ये इक्वेटर के ऊपर ही रहता है, ये मतलब आप समझ लीजिए ऐसा सैटेलाइट है जो मतलब एकदम फिक्स रहेगा इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, और अर्थ के में अगर देखेंगे ऑब्जर्वेशन में तो एकदम सेम लोकेशन में वापस आएगा, ठीक है। और SSA हो गया आपका स्मॉल सैटेलाइट वाला, जो ये आपका हो गया सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये वो मतलब वही पोलर ऑर्बिट ही होते हैं जो कि 600 से 800 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है मतलब आपके कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के बारे में। मतलब ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं कि मतलब इनका जो मतलब है इनफ्लो है ये काफ़ी हैवी हो गया, मतलब बारिश के कारण इनमें बाढ़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को जानने की क्या जरूरत है एग्जाम पर्पज से दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका मतलब ये बहती कैसे है, किस डायरेक्शन में। तो अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से कृष्णा बह रही है महाराष्ट्र से ही होके, और ये गोदावरी यहाँ से बह रही है, ठीक है। ये दोनों का मतलब बेसिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कृष्णा वाला जो डेल्टा है दोस्तों इसमें काफ़ी मिनरल भी पाया जाता है। तो ये लोकेशन आपने देख लिया दोस्तों ना। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले अगर आप देखेंगे कृष्णा रिवर, देखिए ये रहा कृष्णा रिवर, ठीक। कृष्णा रिवर आपका ये वाला है ना, हाँ। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो कृष्णा रिवर क्या है, इसका बेसिन अगर देखेंगे मतलब इंडिया का 5वां सबसे लार्जेस्ट बेसिन है, ठीक है। मतलब उसके बाद 2.59 किलोमीटर इसका बेसिन एरिया है। अब ओरिजिन कहाँ है, वेस्टर्न घाट में, जो महाबलेश्वर है महाराष्ट्र में, वहाँ से ये होता है, मतलब बहती है, मतलब स्टार्ट होती है। तो अब महाबलेश्वर महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। और ये किसका हिस्सा है, मतलब जहाँ से ये होता है, ये डेक्कन प्लेट्यू का, ठीक है। थर्ड लॉन्गेस्ट इन इंडिया है। इससे पहले मतलब इसके भी अलग बाकी दो कौन सी, गंगा है, गोदावरी है, उसके बाद तीसरी लार्जेस्ट अगर कोई है लॉन्गेस्ट है रिवर तो वो है कृष्णा रिवर, ठीक है। अब थोड़ा सा डेक्कन प्लेटू आप जान लीजिए। डेक्कन प्लेटू कुछ नहीं है दोस्तों, एक स्ट्रेच है, मतलब एक ट्रायंगुलर शेप का, मतलब जैसे ये इंडिया का मैप है ना, ऐसे इंडिया का मैप जाएगा, यहाँ पे गुजरात हो गया, ऐसे जाके ऐसे नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो यहाँ पे ही मतलब इस पोर्शन में ऐसे जाके ये एक ट्रायंगल पोर्शन आता है। ये दोनों जो एरिया है, तो ये मतलब जैसे कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कवर कर लेते हैं, मतलब कोस्टल एरिया छोड़ के दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे तमिलनाडु का थोड़ा सा पोर्शन टच करते हैं, और ऊपर में जो विंध्या रेंज है ना, सतपुरा रेंज, उसके पास मतलब नॉर्थन टच हो जाता है, ठीक है। मतलब नॉर्थ में आपका सतपुरा विंध्या रेंज हो जाता है, साउथ में इसका नॉर्थन पार्ट ऑफ तमिलनाडु, मतलब तमिल का थोड़ा सा पार्ट ही टच करता है, मतलब पूरा तमिलनाडु नहीं है, थोड़ा सा नॉर्थन पार्ट उसका, ठीक है। और वेस्ट में इसके वेस्टर्न घाट है ही, ईस्ट में इसके ईस्टर्न घाट है, इसी में मतलब ट्रायंगुलर में ये है। और यहीं पे मतलब इसका ओरिजिन होता है किसका, कृष्णा रिवर का। अब ये जो अगर डेक्कन प्लेटू देखेंगे तो ये कौन से मतलब स्टेट को कवर करता है, तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनके कोस्टल रीजन को छोड़ के दोस्तों डेक्कन प्लेटू में ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा थोड़ा सा पार्ट ये तमिलनाडु का और केरला का भी टच करता है, ठीक है। ये डिफरेंट प्लेट्यू में भी डिवाइडेड है दोस्तों, जैसे महाराष्ट्र प्लेट्यू हो गया, कर्नाटका प्लेट्यू हो गया, रायलसीमा हो गया, या फिर बहुत सुना होगा आपने रायलसीमा, तेलंगाना प्लेट्यू है ना, ये सब हो गया, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, डेक्कन प्लेट्यू का जो स्लोप है थोड़ा सा ना वेस्ट टू ईस्ट है, थोड़ा सा जेंटल स्लोप है, इसलिए मतलब जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ नदियां भागती हैं, इधर ओरिजिन जो होती है, ठीक है। तो रिवर इसमें आ जाता है, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग कृष्णा रिवर के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो कृष्णा रिवर जो है 4th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वाटर इनफ्लो, जो पानी इसमें आता है, ठीक है। और रिवर बेसिन एरिया इन इंडिया 3rd, ठीक है। 3rd ये से है आपका मतलब गंगा, इंडस और मतलब गोदावरी 3 है। इसके अलावा जो चौथी है लार्जेस्ट इनफ्लो जिसका है मतलब पानी का मतलब जो क्वांटिटी के हिसाब से, तो वो यही है कि कृष्णा रिवर, ठीक है। इसको कृष्णा वेणी भी कहा जाता है दोस्तों। इसका टोटल लेंथ जो है 1400 किलोमीटर है, और ये महाराष्ट्र में बहती है 282 किलोमीटर तक, ठीक है, मतलब लेंथ महाराष्ट्र में। उसके बाद अगर आप ट्रिब्यूटरीज देखेंगे दोस्तों, तो ये जैसे कि महाराष्ट्र से निकलना स्टार्ट होती है, ये कृष्णा रिवर आपका जा रहा है ना, कृष्णा रिवर ये वाला। अगर आप यहाँ देखेंगे तो भीमा रिवर हो गया, उज्जैनी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे तुंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया। कोयना पे तो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो लगा है ना, तो कोयना पे लगा है। इंडिया का सबसे ज़्यादा मतलब जो प्रोड्यूशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो कोयना ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, वो भी कृष्णा रिवर के ही मतलब उस पर बना हुआ है ट्रिब्यूटरी पे, ठीक है। तुंगभद्रा 2 नदियों से बन के बनता है दोस्तों, तुंगा और भद्रा। इसी पे एक डैम भी है, ठीक है, काफ़ी फेमस, श्रीशैलम हो गया, ठीक है।
अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज में अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट में अगर जैसे कि घाट प्रभा हो गया, माल प्रभा हो गया, इन सब के संगम जहाँ होते हैं तो वहाँ पे हिंदुओं के लिए काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट, जो मतलब होली प्लेसेस, मतलब जिनकी मान्यता है, जिनको मानते हैं लोग, मतलब पूजते हैं ना, तो वैसी जगह ही हैं। ठीक है, जैसे घाट प्रभा हो गया, माल प्रभा हो गया, भीमा हो गया, तुंगभद्रा, दो नदियों से बना है, तुंग और भद्रा से। ठीक है, मूसी रिवर हो गया। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे सांगली। सांगली कहाँ है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में। ये मतलब समझ लीजिए, ये सांगली जो जहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे पेंच गंगा, वरना और यरला, ठीक है, ये तीनों तीनों मर्ज होते हैं किसके साथ? कृष्णा रिवर के साथ। ठीक है, और यहाँ पे दत्तात्रेय, एक मतलब जिनको भगवान मानते हैं लोग, मतलब डायरेक्ट अवतार मानते हैं, तो हिंदू डाइटी है उनके, मतलब एक प्लेस है जहाँ पे माना जाता है उन्होंने वहाँ पे आराम किया है, समथिंग समथिंग। तो उन हिंदुओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। उसके बाद कुंडल संगम। ठीक है, ये कर्नाटका में है दोस्तों। यहाँ पे माल प्रभा, जो मैं बता रहा था, माल प्रभा जो है कृष्णा रिवर के साथ मिलती है। तो यहाँ पे बोला जाता है जो बसवाना है ना, लिंगयात, मतलब जो लिंग, मतलब शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव फोकस भक्ति जिनकी मूवमेंट है ना, वो जिन्होंने चलाया था वो बसवाना थे, इन्हीं की समाधि है यहाँ पे। तो इसलिए ये भी काफ़ी हिंदुओं के लिए इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, कर्नाटका में है। ठीक है, उसके बाद एक है संगमेश्वरम है दोस्तों। ये तुंगभद्रा और भवाशनी, ये दोनों रिवर जाती हैं और कृष्णा रिवर से जहाँ पे मिलती हैं वो वाला पोर्शन है संगमेश्वरम। यहाँ पे एक खास बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक टेम्पल है, संगमेश्वरम टेम्पल। ये क्या है कि हमेशा डूबा रहता है। ठीक है, किसमें? कि जो श्रीशैलम रिजर्वायर है उसमें डूबा रहता है, पर गर्मियों के समय में ये बाहर आता है, मतलब। ठीक है, तब लोग इसको जाके विजिट करते हैं। हिंदू पिलग्रिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप मिनरल देखेंगे दोस्तों, मिनरल के लिए भी ये कृष्णा रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और खासकर कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। ठीक है, अगर देखेंगे कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, इसको राइस ग्रेनरी गोदाम बोलते हैं ना, जहाँ पे हम लोग अनाज उनाज रखते हैं, तो इसको राइस ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसको? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, क्योंकि काफी उपजाऊ है ना दोस्तों ये। उसके बाद आप देखेंगे कृष्णा रिवर बेसिन मतलब रिच इन, जैसे ऑयल एंड गैस हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जो कोलूर माइन वाली साइट आती है जो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, ये भी मतलब आप समझ लीजिए कृष्णा रिवर के बेसिन पे ही है। ठीक है, इसको गोलकोंडा डायमंड भी कहा जाता है, जो यहाँ पे डायमंड मिलते हैं ना। उसके बाद आप जान लीजिए हट्टी। हट्टी हट्टी आपका हो गया गोल्ड माइन, ये कर्नाटका में, ये भी मतलब इसी के बेसिन पे है। ठीक है, उसके बाद आपका जाता है नालगोंडा यूरेनियम डिपॉजिट। ये समझ लीजिए एक मतलब टाइगर रिजर्व है राजीव गांधी, उसी का कुछ शायद 9,000 या 3,000 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है वहाँ पे मतलब इसको निकाला गया है, तो मतलब काफ़ी डिपॉजिट इसमें है। ठीक है, यूरेनियम का, तो ये भी मतलब उसी के बेसिन पे है। कृष्णा गोदावरी बेसिन तो है ही फेमस, मतलब ऑयल एंड गैस के लिए। ये लांडू, ये कहाँ पे? तेलंगाना में, आयरन के लिए है फेमस। ये बयारम तेलंगाना में है, आयरन के लिए फेमस है। ये सारी मतलब कृष्णा रिवर के बेसिन पे है। ठीक है, उसके बाद कूडर मुखा, ये कर्नाटका में, ये भी आयरन के लिए फेमस है। ठीक है, अब डैम देखेंगे दोस्तों, डैम ध्यान रखना, ये स्टेट वाइज पूछ लेते हैं। जो डैम जो है कृष्णा रिवर पर बने हैं या फिर उसके ट्रिब्यूटरीज पे बने हैं, जैसे कि ढूमधाम डैम हो गया, ये महाराष्ट्र में बना है। अलमाती डैम हो गया, ये कर्नाटका पे बना है। श्रीशैलम डैम हो गया, आंध्र प्रदेश। इसी के रिजर्वायर में वही संगमेश्वरम टेम्पल डूबा रहता है और गर्मी में निकलता है। ठीक है, उसके बाद नागार्जुन सागर जो डैम है, ये तेलंगाना में बना है। तुंगभद्रा डैम है, ये कर्नाटका में बना है। ठीक है, अब दूसरी किस नदी की बात हो रही थी दोस्तों? गोदावरी की बात हो रही थी। गोदावरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। गोदावरी का एक बार मैप में देखना चाहेंगे तो दोस्तों देखिए, इसका फ्लो ऐसा है दोस्तों। ठीक है, गोदावरी यहाँ से चलेगी, फिर लास्ट में आपके देखिए महाराष्ट्र से ये भी निकलती है और प्लेट्यू से ही, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू, तो फिर धीरे धीरे जाके ये फिर आंध्र प्रदेश में से गिर जाती है। थोड़ा सा रेंज ये मतलब उड़ीसा को भी टच करती है। ठीक है, इसका बेसिन एरिया। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, गोदावरी रिवर के बारे में। ठीक है, गोदावरी रिवर इंडिया की दूसरी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, किसके बाद? गंगा के बाद। ठीक है, और तीसरी लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट बेसिन है किसके बाद? गंगा और मतलब इंडस नदी के बाद इसका सबसे लॉन्गेस्ट बेसिन है तीसरा। और चौथा तो आप जान ही रहे कृष्ण रिवर है। ठीक है, अभी हम लोग बात किए। ओरिजिन इसका दोस्तों नासिक में है। क्या नाम है उसका? महाराष्ट्र के नासिक में त्रिम्बकेश्वर, वो भी वेस्टर्न घाट से निकलती है। दोनों कृष्णा और गोदावरी रिवर वेस्टर्न घाट से निकलते हैं दोस्तों। इसका जो है मतलब पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट फ्लड का मतलब चांस है, मतलब फ्लो है, मतलब सबसे ज़्यादा बाढ़ इसी में आता है। ठीक है, अब ये जो बहती है दोस्तों, मतलब इसका बेसिन देखेंगे, ड्रेन जो करती है तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र को ड्रेन करती है 48%, फिर तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सबको भी करती है, पर सबसे ज़्यादा किसको करती है? महाराष्ट्र वाला बेसिन। ठीक है, बेसिन इसका ट्रायंगुलर शेप में है, इसको मतलब दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके मतलब साइज की वजह से, इसको लेंथ की वजह से इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है, मतलब आप समझ लीजिए हिंदुओं के लिए। ठीक है, माउथ इसका कहाँ आता है दोस्तों? तो इसका माउथ होता है अंतरावेड़ी, कोनासीमा पर। दोस्तों ये जब ये गिरने वाली होती है बे ऑफ बंगाल, उससे पहले 2 पार्ट में टूटती है, ये समझ रहे हो? उसका नाम है दोस्तों आपका है राजमुंदरी है नाम है। उस प्लेस में ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपका है ट्रिब्यूटरीज में इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिए, जैसे कि वैसे तो लेफ्ट में अगर देखेंगे तो बैनगंगा, इसमें देखिए, आप देखिए
इसमें आपको अच्छे से दिखाई देगा ना। आप देखिए ये त्रिम्बकेश्वर है, यहाँ से हिल से ही निकलेगी, उसके बाद आप देखिए ये निकल रही है, ठीक है। ये परवरा हो गया, पूर्णा रिवर हो गया, पेन गंगा, उसके बाद वर्धा हो गया, वेन गंगा, ये तीनों मिलकर एक नदी बन के फिर इससे मिलते हैं, ठीक है। मान्यर हो गया, मंजीरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंद्रावती हो गया, सबरी हो गया, वेन गंगा हो गया, ठीक है। और उसके बाद जाके आंध्र प्रदेश में एक राजमुंद्री वाली प्लेस यहाँ पे कहीं पे आती है आंध्र प्रदेश में, जहाँ से ये डिवाइड हो जाती है पार्ट वाइज दो में, और उसके बाद जाके सीधा बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और ये जहाँ डिवाइड होती है यनम पार्ट आता है पुडुचेरी का, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये जो प्राण इसमें जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप जान लीजिए, जैसे है तो लेफ्ट में कौन सी बैन गंगा हो गया, कड़वा हो गया, सिवाना हो गया, कदम हो गया, तलपुरी हो गया, ये सब तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट कौन सी, सबरी हो गया, पूर्णा हो गया, इंद्रावती हो गया, प्राणहिता हो गया। यही मैं बता रहा था, 3 नदियों के संगम से ये बनती है। मतलब इसमें कौन सी आती है, पेन गंगा, वारदा और वेन गंगा तीनों मिलकर प्राणहिता बनती है। और फिर प्राणहिता जो होती है गोदावरी की सबसे बड़ी मतलब ट्रिब्यूटरी है इन्हीं तीनों की वजह से, क्योंकि ये तीनों इसमें मिल जाती है और फिर ये जाके गोदावरी में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद राइट में अगर देखेंगे तो आपका नसारडी हो गया, किन्नरेस्मी हो गया, किन्नरेस्नी हो गया, सिंधफाना हो गया। पर इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है, मनायर हो गया, मंजीरा भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और प्रवरा जो है गोदावरी की पहली ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, अहमदनगर में ये जुड़ती है, ठीक है। सबसे पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी गोदावरी की, तो प्रवरा है, जो कि अहमदनगर में जुड़ती है, मतलब नासिक के ही पास में है वो। उसके बाद राजमुंद्री, यही मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में एक पॉइंट पड़ता है, जैसे आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ये जा रही है तो आंध्र प्रदेश से नीचे गिर जाएगी, तो यहाँ पे कहीं पे राजमुंद्री आती है। तो राजमुंद्री जैसे इसको तो डायरेक्ट फ्लो दिखा दे रहा है, डायरेक्ट फ्लो दिखा रहा है इसमें, ठीक है। पर जब जब जाती है राजमुंद्री में तो 2 पार्ट में टूट जाती है, किसमें स्प्लिट हो जाती है। एक तो गौतमी गोदावरी हो गई, जो कि मतलब ईस्ट में ईस्ट की तरफ निकलती है, और ये वशिष्ठ जो गोदावरी थोड़ा सा वेस्ट की तरफ बहती है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना एक डेल्टा फॉर्म करते हैं, ठीक है, बीच में फ्लोइंग, मतलब दे फॉर्म डेल्टा बिफोर फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल, मतलब बीच में फ्लो करते हैं, मतलब स्पीड भी स्लो हो जाती है, धीरे धीरे जाके बहती है, तो बीच में एक डेल्टा होगा, क्योंकि डेल्टा बनता कैसे, ये सेडिमेंट छोड़ते हैं ना धीरे धीरे, उसी कारण, ठीक है। अब ये नुकोना सिन्हा वही डेल्टा है जो ये दोनों के बीच में बनता है, गौतमी गोदावरी और वशिष्ठ गोदावरी। यही काफी उपजाऊ जगह है और इसी को कहा जाता है गार्डन ऑफ द आंध्र प्रदेश, समझ रहे दोस्तों। और ट्रेडिशनल बिलीफ ये बोला जाता है कि मतलब एक मतलब ऋषि थे जिनका नाम गौतम है, इसी इनके नाम से गौतमी भी बोला जाता है कभी कोई मतलब गोदावरी को। तो इन्होंने क्या किया था, शिव भगवान के जो मतलब हेड से गोदावरी को लाए थे जमीन पे, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा लाया गया था, ठीक है। अहिल्या आपने सुना होगा ना, जिसको श्राप दे दिया था एक ऋषि ने, तो वो गौतम की ही वाइफ थी, जिनको मतलब राम भगवान ने फिर से मतलब स्त्री बना दिया था, पत्थर बन गई थी ना वो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप देखिए गोदावरी रिवर पे आपका समझ लीजिए कुंभ मेला भी होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, नोट्स में कुंभ मेला होता है, जो कि नासिक में होता है गोदावरी बैंक पे, ठीक है। और बाकी 3-4 जगह होते हैं, तो बाकी 3 उज्जैन हो गया मध्य प्रदेश में, ये शिप्रा रिवर होता है, सब काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रिवर हैं दोस्तों हिंदुओं के मतलब से रिस्पेक्ट से। हरिद्वार उत्तराखंड में जहाँ पे गंगा बहती है वहाँ पे होता है, और उसके बाद प्रयागराज यहाँ पे संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती, यहाँ पे भी कुंभ मेला होता है तीनों के संगम पे, ठीक है। अब मेजर प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो अभी न्यूज़ में जो करंट न्यूज़ में चल रहे हैं, तो एक तो वो पोलावरम हो गया इरिगेशन प्रोजेक्ट तो आंध्र प्रदेश, तो उसके बाद आपका हो गया कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तेलंगाना। ये वर्ल्ड का बोले जाए जब बन के तैयार होगा तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी एनालाइज किया कौन सी नदियाँ ज़्यादा क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो उसमें देखिए आप सबसे पहले आ गया है वैम, मतलब ऑप्शन वाला मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ऑप्शन वाला में वैम सादरा रिवर है। ये दोस्तों एक इंडिपेंडेंट ईस्ट में फ्लो होने वाली रिवर है, ठीक है। ये ड्रेन बे ऑफ बंगाल में करती है, इसका ओरिजिन उड़ीसा का जो ईस्टर्न घाट है ना वहाँ से होता है, ठीक है। उसके बाद एक पेन्नार है, ये भी इंडिपेंडेंट रिवर है दोस्तों, किसी की मतलब ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इसका ओरिजिन है नंदी हिल्स कर्नाटका में। एक दिबांग रिवर आती है दोस्तों, इसकी जो ओरिजिन है दिबांग वैली है अरुणाचल प्रदेश में, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। एक दिहांग रिवर है, दिहांग रिवर ब्रह्मपुत्र का ही नाम है दोस्तों, इसको सियांग रिवर भी कहा जाता है। बस ये है कि ब्रह्मपुत्र जब अरुणाचल प्रदेश में आती है दोस्तों तो इसका नाम मतलब सियांग रिवर हो जाता है या फिर दिहांग रिवर हो जाता है। एक कामिंग रिवर आती है जिसका ओरिजिन आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट है, ये भी अरुणाचल में ही है दोस्तों, ये मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। उसके बाद लोहित रिवर आ गया, इसका ओरिजिन आपका ईस्टर्न तिब्बत में है, ध्यान रखिएगा इंडिया में नहीं है, ईस्टर्न तिब्बत में है। ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से और फिर धीरे धीरे जाके असम में और ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। उसके बाद एक है आपका बैराक रिवर, बैराक रिवर का ओरिजिन है आपका मणिपुर हिल्स और ये फ्लो कहाँ करती है, मिजोरम, असम और फिर कंटर कर जाती है बांग्लादेश में। ये अरुणाचल प्रदेश से कोई लेना देना नहीं इसका, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है सुबानसिरी रिवर, इसको गोल्ड रिवर भी कहते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये फ्लो कहाँ से करती है, अरुणाचल और असम में फ्लो करके फिर ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ये भी ओरिजिन इसका कहाँ है दोस्तों, तिब्बत में है, इसको गोल्ड रिवर भी कहता है। और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर ब्रह्मपुत्र की कोई है तो वो सुबानसिरी रिवर ही है। उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में ही बताइए, सारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। झेलम रिवर का ओरिजिन कौन सा है, वेरी नाग स्प्रिंग, ठीक है, और झरना एक तरह का, ठीक है। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में है। तो ये कहाँ फ्लो करती है दोस्तों, ये वोलर लेक है ना, काफी फ्रेश वाटर लेक है ना, इंडिया की सबसे बड़ी। तो वुलर लेक से होते हुए दोस्तों श्रीनगर से होते हुए फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुस जाती है और बाद में जाके चेनाब रिवर को पंजाब में ज्वाइन करती है, जो कि पाकिस्तान का पंजाब है उसको बोल रहा हूँ मैं।
उसके बाद एक रिवर और है कोलेरू रिवर, ये भी कोलेरू लेक है दोस्तों, ये फ्रेश वाटर लेक है जो कि गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। फिर एक कन्वर लेक है, ये कन्वर लेक काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए, इसको कबर ताल भी कहा जाता है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है इन एशिया, ठीक है, फॉर्म ड्यू टू मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर, ठीक है, बिहार में। अब मेंडरिंग मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे दो यहाँ से नदी जा रही है, फिर यहाँ पे ऐसे घूम गई, ठीक, फिर नदी जा रही है, फिर इसका और पास हो गया, ठीक है, फिर एक समय आएगा जब क्या होगा ना, इसका फ्लो जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये अलग से एक जगह बन जाएगी, ठीक है, तो ये फ्लो यहाँ से कर लेगी, ठीक है, ये अलग होगा, ये जो अलग हुआ पोर्शन है यही ऑक्सबो लेक कहलाता है, ठीक है। मेंडरिंग में पहले इतना दूर थी, फिर और पास आई, और पास होके फिर इनके अंदर सैंड और सेडिमेंट आ गया, अब ये अलग हो गई, अलग से जो बन गई यही ऑक्सबो लेक कहलाता है, ठीक है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा मतलब ऑक्सबो लेक है, ठीक है। उसके बाद टिहरी डैम, ध्यान रखिएगा, इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है, उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर पे, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में आंसर दीजिए वीडियो पॉज करके, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर कौन सी है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर। ये है दोस्तों आपका, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिकवर्स टू 4 मंथ हाई ऑफ 3.5% ऑन ब्रॉड मतलब बेस्ड ग्रोथ, ठीक है। अब ये आईआईपी की बात कर रहे हैं दोस्तों, एक्चुअली क्या है, अभी हाल फिलहाल में मतलब इसका मतलब इसकी रेट इंडेक्स आया है, तो जो कि मतलब पिछले 4 महीने से हाई थे। एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये पहला ही क्वार्टर है, ठीक है, हर 3 महीने का होता है, और मार्च से अप्रैल से 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, तो उस हिसाब से, ठीक है, पहले अप्रैल मई जून उसके बाद आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा है इस समय, तो होता है ये पहले वाले क्वार्टर में हमेशा ज़्यादा ही ग्रोथ आता है, ठीक है, इतना वो ऐसा कुछ खुश होने की बात नहीं है इसमें, ठीक है। और ये इंडिकेट क्या करता है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है, जो कि ट्रैक कैसे किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से। ये दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज़ को मापता है, ये जो इंडेक्स है ये मतलब मॉनेटरी पॉलिसीज़ को नहीं मापता है, जैसे मतलब फिजिकल वॉल्यूम को एज पर वॉल्यूम बोलता है ये, ठीक है। मतलब एक्ट एज ए शॉर्ट रन इंडिकेटर, मतलब एक छोटा सा इंडिकेटर है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, जब तक कि कोई एक बड़ा सर्वे मतलब पूरी तरह से साल भर का हो के ना सामने है, तब तक एक छोटा सा एक मतलब एनालिसिस देता रहता है कि हाँ किस तरह की ग्रोथ चल रही है, ठीक है, फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिवर, मतलब जैसे कोई मतलब डिटेल रिपोर्ट ना आ जाए तब तक के लिए कोई अगर पॉलिसी मेकर चाहता है कि एक मतलब छोटा सा मतलब एक रिव्यू मिल जाए कैसा है ग्रोथ यहाँ पे, तो मतलब एक उससे ले सकता है आईआईपी से, ठीक है। और ध्यान रखिए ये एक रिलेटिव चेंजेस को मतलब मेजर करता है, जो एक बेस ईयर है, वो बेस ईयर क्या है दोस्तों, पहले तो 2011-12 थी, अब जो है ना दोस्तों वो 2022-23 होगी, ध्यान रखिएगा बेस ईयर चेंज हो गया है, ठीक है। और आईआईपी टेल्स फिजिकल चेंज, यही है फिजिकल चेंज इन प्रोडक्शन इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज 1 ईयर टू अनदर, ठीक है। और पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल और जो ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर में, मॉस्पी के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अब इसमें ट्रिक क्या है दोस्तों, इसमें ट्रिक क्या है कि मतलब ये जो सीएसओ है अब मर्ज हो गया किसके साथ, एनएसएसओ के साथ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और दोनों मर्ज होकर 2019 में क्या बन गए हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। तो अब ये काम कौन करता है आईआईपी निकालने का, तो ये काम करता है, अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो एनएसओ, सीएसओ मत करिएगा, ठीक है। और अगर एनएसओ नहीं दिया सीएसओ दिया तब आप सीएसओ डाल सकते हैं, पर मतलब अब तो एनएसओ ही आएगा ऑप्शन में भी, ठीक है। हेल्प करते हैं पॉलिसी मेकर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, बिजनेस के लिए, एक शॉर्ट टर्म मतलब रिव्यू लेने के लिए काफी मददगार होता है, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वो यूज होता है लेस पेयरेज फॉर्मूला, जो कि मतलब एक सिंपल वेटेड मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ प्रोडक्शन रिलेटिव्स हो गया, ठीक है। अब आईआईपी क्या है, क्वांटम इंडेक्स वही होता है दोस्तों, इसमें फिजिकल टर्म यूज हो, आप ध्यान रखिएगा क्वांटम इंडेक्स है, क्यों, मतलब आप आईआईपी एक क्वांटम इंडेक्स है, मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो एक क्वांटम इंडेक्स है, क्योंकि इसमें फिजिकल क्वांटिटीज को यूज किया जाता है एज पर एक मतलब इन मॉनेटरी पॉलिसीज को, मॉनेटरी टर्म्स को यूज नहीं करता, फिजिकल प्रोडक्शन को यूज किया जाता है, ठीक है। कंपोनेंट्स इसके क्या है, जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, यही 3 डिपार्टमेंट को देखता है दोस्तों, 3 सेक्टर को ही मिला के ये प्रोडक्शन दे देता है। आप ये कह सकते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं बताता, ये लिमिटेशन है, जैसे मतलब सर्विस सेक्टर्स को इंक्लूड करता ही नहीं है, पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक पिक्चर भी आप इससे नहीं डिफाइन कर सकते कि पूरा मतलब इंडिया का ऐसा है, ठीक है। बस एक मतलब छोटा सा रिव्यू टाइप का है, ठीक है। अब न्यू बेस ईयर जो है पहले 2011-12 था, ठीक है, पहले, और अब जो है ये है 2022 से 23, ठीक है। अब मॉस्पी जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये क्या करता है दोस्तों, ये तो सबसे पहले तो आप जानिए कंट्री का जो भी ऑफिशियल डाटा या स्टैटिस्टिक है इसको यही मैनेज करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम है उनको भी ये मैनेज करता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स में अब जैसे कि एमपी लैट्स नहीं होता, मिनिस्टर मतलब जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनको मतलब एक ऑथराइजेशन होता है किसी भी एरिया को, अपने एरिया में जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है उसको मतलब सेलेक्ट करते हैं, और उसकी ग्रोथ के लिए मतलब जो पैसा होता है वहाँ के जो डीएम होते हैं, ठीक है, वो मतलब अलॉट करते हैं, ठीक है, फाइनेंस करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह का काम है, तो उसको भी यही टेक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप की फंक्शन अगर आप देखेंगे इसका, तो मैनेज करता है मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम को भी करता है सॉरी दोस्तों, कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, पब्लिश करता है इंपॉर्टेंट नंबर्स को, जैसे जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, सेविंग्स हो गया, कंजप्शन हो गया, इन सबको भी करता है। सीपीआई कंज्यूमर प्रोग्राम मतलब प्रोडक्शन इंडेक्स होता है ना, उसके बाद आपका आईआईपी हो गया, ठीक है। इन सबको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सॉरी दोस्तों, है ना, आईएपी हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं किसको, इकोनॉमी की, इनको भी पब्लिश करता है। ये डाटा प्रोवाइड करता है किसके लिए, नेशनल इनकम या फिर मतलब कैपिटल फॉर्मेशन हो गए, सेविंग्स पर, ये सब डाटा जो है ना स्टेट से मतलब सामंजस्य बैठा के मतलब ये करता है, ठीक है, ऐसा नहीं मतलब अपने में बना देता है, सब लोगों से मैनेज करके, मतलब कोऑर्डिनेट करके, मैनेज नहीं कोऑर्डिनेट करके बनाता है, कोऑर्डिनेट विद स्टेट गवर्नमेंट फॉर यूनिफॉर्म डाटा कलेक्शन मेथड, ठीक है। और ये मतलब यूनिफॉर्म मेथड भी तय करता है डाटा कलेक्शन का और एनालाइज करने का, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो एनएसओ तो हम लोग ने देख लिया, एनएसओ में ही सीएसओ और एनएसएसओ आता है, ठीक है। मेन कलेक्शन बॉडी जो है डाटा की यही है, ठीक है। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग है, जैसे कि एमपीलेट जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और उसके बाद 20 पॉइंट प्रोग्राम, इन सब ऐसे प्रोग्रामों को ये मतलब रेगुलर ट्रैक भी करता है, ठीक है। एनएससी हो गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन हो गया, ये मतलब एक एडवाइजरी बॉडी है, मतलब स्टैटिस्टिकल जो भी मैटर आएगा उनके लिए, ठीक है। और इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब आईएसआई होगा, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, ये भी मतलब इसी के स्ट्रक्चर में आप मान लीजिए, ये किसके है, ये इसी मतलब मंत्रालय के अंडर में है। पर इसकी स्थापना जो किया था उनका नाम है पीसी महालनोबिस, ये आप जानते होंगे फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं। कहाँ पे है ये, कोलकाता में, इन्हीं ने इसको स्टैब्लिश किया था, ठीक है। फिर फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर आपका दोस्तों है एनडीए, ये क्या है, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। ये कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कार्बन मार्केट, कार्बन मार्केट में क्या होता है, जैसे कि एक निर्धार कर दिए, मतलब फिक्स कर दिया कि आप इससे ज़्यादा कार्बन, मतलब किसी की इंडस्ट्री को बोल दिए कि आप ये कंपनी इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मतलब इमिट कर सकते हो, तो ठीक है। अगर जैसे कंपनी एक है, ए है, और एक कंपनी बी है, ठीक है। अब इनको बोला कि आप मतलब ये एक्स क्वांटिटी ही आप मतलब कर सकते हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इमिट, ठीक है। अब मान लीजिए एक्स ने ज़्यादा कर, ए ने ज़्यादा क्वांटिटी कर दिया, एक्स प्लस कर दिया, और इसका थोड़ा माइनस है, मतलब इसने कम किया, तो इसके पास जो बचा होगा वो होगा कार्बन क्रेडिट। वो क्या कहलाएगा दोस्तों, कार्बन क्रेडिट। अब इस कार्बन क्रेडिट को ये किसी को भी बेच सकता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है जिसको भी जरूरत है, ठीक है, जिसने ज़्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इमिट किया। तो वो क्या है, कार्बन क्रेडिट, ये एक कंपनी से खरीद लेगा ताकि इसके ऊपर मतलब कोई पेनल्टी ना लगे, समझ रहे हैं दोस्तों। अब यही चीज मतलब अगर जैसे इंडिया की मतलब जो इंडस्ट्री से उनको भी किया गया है कि मतलब इससे ज्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड मतलब करेंगे नहीं, ठीक है। और तो इसी चीज को मैनेज करने के लिए मतलब यही कार्बन मैनेज को, अगर मान लीजिए कोई कंपनी अपना क्रेडिट बेचना चाहती है, कार्बन क्रेडिट मतलब उसने कम उत्सर्जन किया है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसको बेचने के लिए उसको इससे मतलब परमिशन लेना पड़ेगा, किससे, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। मतलब ये किसके बारे में, मतलब इंडिया में स्टैब्लिश हुआ है पेरिस एग्रीमेंट के तहत, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। मतलब ये एकमात्र ये पहला इंटरनेशनल मतलब एग्रीमेंट है जिसको मतलब सब लोगों ने मिलकर मतलब हाँ की थी कि हाँ क्लाइमेट चेंज से लड़ना जरूरी है, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं उसको लीगली बाइंडिंग किया गया है इसमें, ठीक है। अब किसके लिए, कार्बन मार्केट को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए एनडीए बनाया गया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में सोचिएगा दोस्तों, मेरे दिमाग में भी वही आ रहा है, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, ठीक है। ये किसके अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट वाला है, उसी के अंडर में, ठीक है। ये इंडिया में जो डोमेस्टिक कार्बन मार्केट उसको भी मैनेज करेगा और इंटरनेशनल कार्बन मार्केट में इंडिया की पोजीशन को भी मैनेज करेगा, ठीक है। मतलब ये कंट्री वाइज भी तो बेचते हैं ना, जैसे किसी कंट्री को मतलब इतना अलाउ है, उसने ज़्यादा कर दिया तो इंडिया भी तो बेच सकता है ना कार्बन क्रेडिट अपना, ठीक है। या फिर इंडिया की कोई कंपनी बेचना चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी अपना मतलब कार्बन क्रेडिट जो बचा है उसके पास, मतलब जितना उसको अलाउ था कार्बन मतलब इमिट करने के लिए उससे ज़्यादा कम किया है, और जो बचा हुआ है वो बेचना चाहता है, तो इसकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी, किसकी, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जो कि इंडिया में खोला गया है पेरिस एग्रीमेंट के तहत, ठीक है, कार्बन मार्केट को मैनेज करने के लिए। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो दोस्तों इसमें 21 मेंबर होंगे, ठीक है। और इसके चेयरपर्सन हम सेक्रेटरी हो गए किसके, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मेंबर्स अलग अलग मिनिस्ट्री से होंगे, जैसे पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, एक्सटर्नल अफेयर, उसके अलावा कुछ स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अब मेन क्या देखना है दोस्तों हम लोग को, पेरिस एग्रीमेंट ये कब हुआ था दोस्तों, 2015 में COP21, मतलब यूनाइटेड नेशन का जो मतलब UNFCCC नहीं होता है दोस्तों, मतलब ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क मतलब क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो होता है उसी के तहत किया जाता है, ठीक है। ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है जो कि COP21 थी, 2015 में हुई थी, इसी के तहत पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट मतलब पेरिस में हुई थी इसलिए पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है। पहली इंटरनेशनल ट्रीटी है मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ने के लिए, ठीक है। और ये लीगली बाइंडिंग है, मतलब करना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। इसको करीब करीब 195 लोगों ने उसी समय साइन किया था, ठीक है। और उसके बाद 2016 में साइन किया था, 2015 में आई थी, ठीक है। मतलब रेटिफिकेशन दो चीज होता है ना, एक तो मतलब आपने साइन कर ली कि हाँ हम आना चाहते हैं, और एक रेटिफाई करते हैं, हाँ हम लोग मतलब बाइंडिंग है कि इसमें जो जो चीज लिखा जाएगा हम लोग उसको फॉलो भी करेंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट यूनिवर्सल एग्रीमेंट जो इसने सारे नेशन को इकट्ठा कर दिया क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, ठीक है। इस पेरिस एग्रीमेंट के की फीचर क्या थे दोस्तों, की फीचर है मतलब है ही, जैसे जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है मतलब सेंचुरी वाइज में बोल रहा हूँ, उसको मतलब 2 डिग्री सेल्सियस मतलब जो पूरे सेंचुरी वाइज अगर देखेंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ना बढ़े, ये चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है, और कम रहे, और वो भी लिमिट कर दे 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े, तो यही एक टारगेट है इसका। उसके अलावा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब हर कंट्री अपना एक मतलब टारगेट रखेगा और उसको ट्रैक करेगा और बताएगा कि कितना उसने उसको मतलब अचीव किया है, ठीक है। इसी तरह के हैं। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ न्यूज़, लिथुआनिया दोस्तों। लिथुआनिया न्यूज़ में है क्यों, क्योंकि इसकी नए पीएम अभी मतलब आए हैं, मतलब बनी है। ये देखिए लिथुआनिया, इसका पोजीशन अगर आप देख लेंगे तो ये एक सेकंड दोस्तों, ये थोड़ा काला काला दिख रहा है ना, ये इसमें दिख रहा है,
एक सेकंड। हाँ, लिथुआनिया दोस्तों, ये देखिए ना, लिथुआनिया आपका, ये लाटविया हो गया, रशिया हो गया। एक मिनट में पूरा वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ ज़्यादा सामने। आप देखिए दोस्तों, क्लियर दिख रहा होगा ना, ये है लिथुआनिया। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, इन तीनों को बाल्टिक नेशन भी कहा जाता है। एकदम मतलब ईस्ट में है, मतलब बाल्टिक नेशन के जस्ट ईस्ट वाली कोस्ट पे ये तीनों तीनों है। और एक्चुअली बाल्टिक नेशन इसलिए भी कहा जाता है, थोड़ा सा क्या है कि ये मतलब फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत ही मतलब स्ट्रांग है ये लोग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी इनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है दोस्तों, ठीक है। और मेन तो ये बाल्टिक नेशन इसीलिए कहता है, इसकी तरफ भी है ये, मतलब ईस्ट साइड में। इसमें किसी किसी इनकी बाउंड्री है। अगर लिथुआनिया के देखेंगे तो एक तो इसकी कैपिटल क्या है, विलिनियस है। ऊपर में इसके लाटविया हो गया, और उसके बाद नीचे में अगर आप देखेंगे बेलारूस हो गया साउथ ईस्ट में। हाँ, साउथ ईस्ट में, और साउथ वेस्ट में आपका पोलैंड हो गया। रशिया का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ टच होता है, ठीक है। हाँ, यही है। उसके बाद आपका तो भाई ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग इसका थ्योरी में देख लेते हैं। थ्योरी में अगर आप देखेंगे तो क्यों न्यूज़ में है, न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसकी नई पीएम अभी बनी है, जिनका नाम है इंगा रुगिनियन नाम है, ठीक है। कैपिटल विलिनियस है। एक करेंसी क्या है, यूरो है, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द 3 बाल्टिक नेशन, वही मैंने बताया इस क्वेश्चन में, बाल्टिक नेशन में। ऊपर से ये इनका थोड़ा इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, साउंड है, ठीक है। और अदर जो है एस्टोनिया और लाटविया है, ये हैं, ठीक है। अब नॉर्थ में इसके लाटविया होगा, जिसका मतलब करेंसी अगर देखें तो लाटवियन लैट्स है। और ये लाटवियन लैट्स में 145 रुपये, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। बस ध्यान रखिए, लाटवियन लैट्स का ही मतलब है, मतलब लाटविया का ही करेंसी है। बेलारूस की करेंसी बेलारूसियन रूबल है। कैपिटल मिंक्स है। साउथ में इसके पड़ेगा, ईस्ट और साउथ में, ठीक है। साउथ में इसके पोलैंड है, इसकी कैपिटल वार्सो है, करेंसी इसकी जोल्टी है, ठीक है। उसके साउथ वेस्ट में कलिंगग्रैड, यही है रशिया का पोर्शन, जो मतलब आप समझिए उसके टेरिटरी से बाहर है, पर है रशिया की। कलिंगग्रैड रशिया का पोर्शन, ठीक है। और मैरी टाइम बॉर्डर ये स्वीडन के साथ करते हैं। जैसे ये देखिए ना दोस्तों, ये स्वीडन है, ये वाला स्वीडन में, ये जो है आपका लिथुआनिया, मतलब सब वेस्ट में ही आपके मतलब जो बॉर्डर, मतलब मैरी टाइम बॉर्डर है स्वीडन के साथ मतलब लगाता है, ठीक है। उसके बाद आता है 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर। ये क्या है दोस्तों, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। ये कौन होस्ट कर रहा है, ये इजिप्ट कर रहा है। और वैसे इजिप्ट और यूएसए करते हैं इसको होस्ट, ठीक है। अभी इस बार यूएसए कर रहा है, मतलब इजिप्ट कर रहा है। कैपिटल इसकी कायरो है, करेंसी इजिप्टियन पाउंड है, ठीक है। ट्राई सर्विस, मतलब जो मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनकी तीनों सर्विसेज, मतलब जो कि मतलब आर्मी होगी, एयरफोर्स हो गया और नेवी, तीनों फोर्सेज हर कंट्री की मतलब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर कंट्री में मतलब जो इसमें आएंगे पार्टिसिपेट करें उनके लिए, ठीक है। 28 अगस्त से 10 सितंबर तक होगी ये। 43 कंट्री पार्टिसिपेट करें, पर इसमें जो 30 है ऑब्जर्वर है, और बाकी जो 13 हैं वो मतलब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करा, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर। ये क्या है दोस्तों, पीएम स्वान निधि स्कीम। ये क्या है दोस्तों, एक्चुअली क्या है, जब कोविड का समय चल रहा था ना, तो क्या है कि जो भी मतलब लोकल जो मतलब ठेला वाला लगाते थे ना, उनका काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उनको दोबारा से मतलब वो सही करने के लिए उनकी स्थिति को, इस चीज़ को लाया गया था। तो इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया मार्च 2030 तक के लिए, ठीक है। 2023 मतलब 24 तक ही था, तो अभी इसको 2025 तक ही था, अब इसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है, ठीक है। और इसका लॉन्च डेट कब हुआ था, 2020 में हुआ था लॉन्च, ये 1 जून में, ठीक है। क्या काम था इसका, स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट करना, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लाया गया था। और इसका काम क्या था, लोगों को मतलब जो मतलब स्ट्रीट वेंडर ठेला वाला चलाने वाले हैं उनको मतलब एक अफोर्डेबल लोन देना, बिना किसी गारंटी के, मतलब विदाउट कोलेटरल के लिए उनको एक लोन मतलब देना, ताकि वो अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर सके, रीस्टार्ट कर सके, जो कि अफेक्ट हुआ था कोविड-19 की वजह से, ठीक है। पहले जो टारगेट रखा था 1.15 करोड़ रखा गया था टारगेट, और अभी 50 लोगों को और ऐड करने की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। अभी जो न्यूज़ में है इसलिए, ठीक है। इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। पहले तो अलग था दोस्तों, पहले 10 मतलब अलग था, अब क्राइटेरिया अलग कर दिया जैसे अभी से, ठीक है। तो 3 लोन कैटेगरी में पहला है 15,000 रुपये, पहले 10,000 रुपये दिया जाता था, ठीक है। और उसके बाद सेकंड है 25,000 रुपये, पहले 20,000 रुपये दिया जाता था, अब 50 रुपये तीसरे स्टेज पे। और तीसरा लोन ये पहले 50,000 ही था। अब एक्चुअली क्या है कि पहला लोन जब दिया, ठीक है, तो आपने काम कर लिया, अगर आप इसको लौटा दिए, ठीक है, समय से लौटा दिए या समय से पहले से लौटा दिए, तो 7% जो इंटरेस्ट बन रहा है उसका भी छूट मतलब सब्सिडी गवर्नमेंट दे देगी। पर अगर नहीं चुका पाए तो आपको अगला लोन नहीं मिला, पर चुका दिए तो आपको ये 25,000 दूसरा लोन मिलेगा। अगर इसको लोन चुका दिए फिर आपको 50,000 का लोन पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगला लोन पहला टाइम से चुकाने के बाद ही मिलेगा। उसके बाद दोस्तों पहला और दूसरा लोन जब समय से वापस करने वालों को यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर क्या दोस्तों, एक ये प्रोजेक्ट है, आप समझ लीजिए, ठीक है। इसका नाम है आरोहन, प्रोजेक्ट आरोहन, मतलब एक तरह का स्कीम मान लीजिए, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। इसमें बस ये किया जा रहा है, जो कि टोल प्लाजा में जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके बच्चों को मतलब एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा मेंटरशिप देने के लिए, कैरियर गाइडेंस देने के लिए, मतलब फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए एजुकेशन में इस स्कीम को या इस प्रोजेक्ट को लाया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत किया क्या जाएगा, फाइनेंशियल हेल्प
हेल्प दिया जाएगा उन बच्चों को जो मतलब टोल प्लाजा के वर्कर्स के बच्चे हैं, ठीक है, किसके लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए। शुरुआत में अभी 500 स्टूडेंट्स को मतलब सेलेक्ट किया जाएगा, उनको फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा क्लास 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक, और इन्हीं में जो 50 ब्राइट स्टूडेंट होंगे, जो होनहार बच्चे होंगे, उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। मतलब ये जो स्टार्टिंग में 11 से ग्रेजुएशन तक के लिए है, उनको 12,000 रुपये हर साल दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फेज जो है जुलाई 2025 से और जो मार्च 2026 तक के लिए रखा गया है, इसके लिए बजट 1 करोड़ रखा गया है, ठीक है। इस स्कीम के तहत मतलब सिर्फ मतलब यही नहीं, मतलब फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा, उसको ट्रैक भी किया जाएगा, मतलब स्टूडेंट के मतलब प्रोग्रेस को। उसके अलावा मेंटरशिप हो गया, कैरियर गाइडेंस हो गया, वर्कशॉप हो भी दी जाएंगी, मतलब स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा उनका, ठीक है। और इसके अंडर में क्या है कि जो मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी, वो प्रायोरिटी दी जाएगी किन के बच्चों को, मतलब किन बच्चों को, मतलब जो गर्ल्स हों या मतलब इक्वली वीकर सेक्शन से हों, या फिर से ST हों या SC हो, मतलब शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब या OBC हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी से, उनको, ठीक है, प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें NHAI कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, तो NHAI के बारे में थोड़ा जान लीजिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब देश भर में हाईवे से रिलेटेड जो भी वर्क हैं वो सब यही करता है, जो मतलब है ना। और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अभी चेयरमैन संतोष कुमार यादव जी हैं। और उसके बाद किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इसके नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, जिनका नाम है राजीव रंजन। इसका काम क्या है, जो डेवलपिंग नेशन है उनको मतलब उनके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उनको मतलब मदद करना, लोन देना, ठीक है, या उसके बाद फाइनेंशियली हेल्प करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करवाने में उनकी मदद करना, ठीक है। अब इसकी स्थापना जो हुई थी, मतलब जो साइन किया गया था, ये मतलब बनाया गया है ब्रिक्स नेशन के द्वारा, समझ लीजिए। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्टैब्लिशमेंट जो किया है ब्रिक्स नेशंस ने किया है मिलकर, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था, साइन जब हुआ था 2014 में, और ये लागू इन्फोर्स कब हुआ था, जुलाई 2015 में, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका सांघाई में, चाइना में, आल्सो कॉल्ड एज ब्रिक्स डेवलपमेंट नेशन, क्योंकि इन्होंने बनाया है दोस्तों, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और मतलब साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब इसमें जो मेंबर कितने हैं, 13 है, ठीक है। ये ब्रिक्स वाले तो हो गए 5, उसके अलावा अल्जीरिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, कोलंबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, UAE हो गया, उरुग्वे हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया और इंडोनेशिया। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, एक कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, क्योंकि इन दोनों ने 2025 में ही मतलब इसको ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद 10th न्यूज़ और 10th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, आपका वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025। ये कहाँ हुई दोस्तों, ये कनाडा के विनीपेग में हुई है। इंडिया की रैंक 2nd है, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है, 8 मेडल टोटल जीता है। बाकी साउथ कोरिया जो है नंबर 1 पे है, USA जो है आपका रैंक 3 पे है, ठीक है। मेन इंडिया ही है, उसका ध्यान रखिएगा। अब इस चैंपियनशिप को किसने मतलब करवाया है, तो वर्ल्ड आर्चरी में। तो इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर लुआसने में है, स्विट्जरलैंड। बाकी प्रेसिडेंट का नाम ध्यान रख सकते हैं तो अच्छी बात है, यूगुर आर्डिनर, और तुर्की के हैं। टर्की का एक बात है दोस्तों, इसको टर्की नहीं बोलता, अब तुर्की बोला जाता है, क्योंकि जब टर्की आदमी लोग टाइप करते थे इंटरनेट में तो मुर्गी आ जाती थी, एक अलग तरह की, ठीक है। आज का लास्ट न्यूज़ और लास्ट करंट अफेयर आपको दोस्तों, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ये मतलब ऐसा दिन है जो 29 अगस्त को मनाया जाता है हर साल, स्टार्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, 2009 से स्टार्ट है। इसको इसलिए इसका मैंने कि जैसे कि जो मतलब जापान में हिरोशिमा नागासाकी का स्कीम हुआ था, वो चीज़ दोबारा ना हो पाए, और लोग मतलब इसका यूज़ एनर्जी पर्पस के लिए, सही पर्पस के लिए करें, बम बनाने के लिए ना करें, ठीक है, प्रमोट ना हो बम बसने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यही थे आज के करंट अफेयर, और तो मिलते हैं कल, और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।